अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स देखे थे प्री फॉर्मेशन का, और उसके बाद हमने एपिजेनेसिस का कॉन्सेप्ट देखा। कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि एक मिनिएचर ऑर्गेनिज्म एग के अंदर होता है जो बाद में अडल्ट में डेवलप हो जाता है, और उसके बाद एपिजेनेसिस को जो सपोर्ट करते थे साइंटिस्ट वो ये कहते थे कि ऐसा नहीं है, बल्कि सेल के अंदर मटेरियल होता है ऐसा जो बाद में जिसकी हेल्प से एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशनल एड्स। सो बाद में हमें पता चला कि एपिजेनेसिस के जो लोग थे वो ज़्यादा सही थे, और उस पर बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट हुए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ी सी देखते हैं, और एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। जो बहुत बड़ा नाम हर साइंटिफिक टॉपिक में आता है हमें, वो ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल का है। एरिस्टोटल जिसे हम अरस्तू कहते हैं, और इसका जो ज़माना बनता है वो 384 टू 322 BC है। स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं कि 384 ज़्यादा है और 322 कम है, तो ये चूँकि बिफोर क्राइस्ट है, हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले की बात है, तो हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। ये आप समझते हैं BC का क्या मतलब है। So before the 17th century, embryological knowledge was based on writings of the Aristotle and Galen. ये दो जो primitive you can say philosopher थे, philosopher कम scientist, जिन्होंने तकरीबन हर मौजू के ऊपर इन्होंने बात की है। इन पॉलिटिकल मौजू पे भी बात की है, इन्होंने बायोलॉजी पे भी की है, इन्होंने केमिस्ट्री पे भी की है, इन्होंने फिज़िक्स पे भी की है, कॉस्मोलॉजी पे भी की है, और रिलीजन पे भी की है बात। तो उस वक्त रवाज था कि जो नॉलेज है वो एज ए सिंगुलैरिटी कंसिडर किया जाता था, और जो एक वाइज मैन है वो समझा जाता था कि इसको तकरीबन हर चीज़ के बारे में काफ़ी चीज़ों का पता है। सो दे ट्राई टू गिव देयर ओपिनियन इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, इवन साइंस एंड फिलोसफी स्पेशली। लेकिन होता ये था कि कुछ चीज़ें जो थी वो उसमें तो उनकी जो अप्रोच थी सही थी, और बाद में पता चला कुछ में बहुत ही गलत थी। लेकिन अपने वक्त के लिहाज से कुछ ना कुछ जो बेस है किसी भी चीज़ पे सोचने की, समझने की, जो क्वेश्चंस अराइज करना होता है, वो उन्होंने क्वेश्चन अराइज किए, आंसर देने की भी कोशिश की। आंसर गलत थे या सही थे, ये बहुत बात की बात है। So embryology as a branch of biology was initiated by the famous Greek philosopher Aristotle in 384-322 BC, and he was the first embryologist to describe the development of and the reproduction of many kinds of organisms in his book entitled Degeneration Animalium. He believed firmly that ये Latin name है. He believed firmly that the complex adult organism develops from simple, formless beginning. Epigenesis के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो आपने पढ़े होंगे जब FSC में आप पढ़ते थे। वो ये कहता था कि कुछ जो पुराने कपड़े हैं और कुछ ट्रैश है वो अगर किसी बर्तन के अंदर रखते हैं तो बाद में कुछ देर के बाद वहाँ से माइस और डिफरेंट जो लिविंग क्रीचर्स हैं वो बन सकती हैं। तो ये इट लुक्स स्टूपिड इन दिस एरा ऑफ 21st सेंचुरी, लेकिन उस वक्त इस पे लोगों ने बिलीव भी किया, और काफ़ी बातें कुछ डेफिनेटली उसके मुखालफत में भी आई, और उसके बाद तो फिर बायोजेनेसिस वाले आ गए, और वहाँ फिर एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि ये टोटली गलत है, लेकिन ये कि बेस यही थी। उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, विल्हेम रॉक्स थे और हैंस ड्रीश। ये 1888 एंड 1892, ये 19वीं सदी का आखिर है, और उस वक्त जर्मनी के अंदर जो साइंस की ट्रेडिशन है बहुत बढ़ रही थी, और उसी का शख्स था कि जर्मनी जो है
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ताकतवर था और सेकंड में तो आके वो एक बहुत इस पोजीशन में आ गया था पूरी दुनिया को फतह कर ले, लेकिन बाद में जो हालात हुए वो डेफिनेटली यू नो दैट। सो डेफिनेटली जब कोई कौम काम करती है तो वो फिर हर फील्ड के अंदर करती है, और वहाँ पर बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के काम हो रहे थे और साइंटिफिक नॉलेज बढ़ रहा था, तो उन्होंने एपीजेनेसिस और प्रीफॉर्मेशन पे एक्सपेरिमेंट किया। सो बोथ ऑफ देम Wilhelm Roux and Hans Driesch worked on different eggs. Roux used amphibian embryo, frog egg, toads, salamanders, killed one of the two cells with a hot needle. जब वो fertilized egg 2 सेल स्टेज के ऊपर आया तो उसने hot needle के साथ एक सेल को डैमेज कर दिया, and Driesch using echinoderm egg, सी स्टार, सी अर्चन वगैरह, मोस्टली सी अर्चन के एग्स वो यूज़ करते थे, और कंप्लीटली सेपरेटेड द यू कैन से डिवाइडिंग सेल्स। अब आप देखें ये एक्सपेरिमेंट जो है इसमें 2 तरीके अख्तियार किए गए हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि जो एम्फीबियन एग यूज़ होते हैं, ये एकाइनोडर्म एग यूज़ क्यों होते हैं। यूज़ इसलिए होते हैं कि इनका साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है और इनकी जो जनरेशन्स है बड़ी तेज़ी के साथ होती हैं। इनको ऑब्ज़र्व करना आसान होता है टोड सेल को भी और फ्रॉग्स के एग को भी और सी एचन के फर्टिलाइज्ड एग को भी। और उसके बाद ये कि आप दूसरी जनरेशन बड़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लार्ज साइज़ एग होते हैं कंपैरेटिवली, और यू कैन से मीडियम साइज़ हैं। और उसके बाद इनको जो 2 तरीके अख्तियार किए गए वो दोनों ही डिफरेंट थे। रॉक्स ने क्या किया, हॉट नीडल यूज़ की 2 सेल स्टेज के ऊपर फर्टिलाइज्ड एग्स में से एक एग को किल कर दिया, और ड्रीश ने किया कि दोनों एग्स को अलहदा अलहदा कर दिया। अब रिजल्ट दोनों के बड़े डिफरेंट थे। एन entire animal developed from a single cell would support epigenesis. एपिजेनेसिस वाले ये कहते थे कि जो हर सेल है फर्टिलाइज्ड एग उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो बराबर बराबर जाता है। सो कोई प्री फॉर्मेशन वाली बात नहीं है, जो भी सेल डेवलप करेगा वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा। अ पोर्शन ऑफ द एनिमल डेवलप वुड फेवर प्री फॉर्मेशन। अगर एक ख़ास हिस्सा उसमें डेवलप होता है इस एक्सपेरिमेंट में, जिसमें एक सेल को ज़ाया कर दिया और एक जो है वो रख लिया रॉक्स ने और ड्रीश ने उनको अलग अलग कर दिया, दोनों सेल जिंदा थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। सो इंटरेस्टिंगली रिजल्ट क्या था? इंटरेस्टिंगली रॉक्स डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हाफ एम्ब्रियो दैट ही कॉल्ड हेमी एम्ब्रियो। अब उसने जो एग बनाया, उसने जो सेल बनाया, उसने कहा ये आप देख रहे हैं ये जो टॉप के ऊपर यू कैन से एग है, इस एग में जब 2 सेल स्टेज के ऊपर आया तो एक को उसने हॉट नीडल से किल कर दिया और जो दूसरा था वो एम्ब्रियो तो बना लेकिन आधा बना, कंप्लीट एनिमल डेवलप नहीं हुआ। और ड्रीच ने क्या किया, दोनों जर्मन थे, उसने क्या किया कि उसने ये 2 सेल स्टेज के ऊपर फर्टिलाइज्ड एग को अलहदा अलहदा कर दिया और जब अलहदा अलहदा किया तो दोनों ही सी अर्चन में डेवलप हो गए। ठीक है। So Driesch found that each of the cell retained the potential to develop into an entire organism. तो हमें ये पता चलता है इस रिजल्ट के साथ कि एपिजेनेसिस इज राइट। क्यों? आप कहेंगे कि विल्हेम रॉक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी तो उसने प्री फॉर्मेशन को सपोर्ट किया कि भी हाफ एम्ब्रियो बना, जिसको उसने क्या कहा था, हेमी एम्ब्रियो, बेसिकली आधा एम्ब्रियो बना, लेकिन उसने हॉट नीडल के साथ उसको किल किया था। तो साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो जिस सेल को डेड किया था उसने इफेक्ट डाला है कि जो दूसरा पोर्शन था वो हाफ में डेवलप हुआ है। अगर उनको कंप्लीटली अलग अलग कर दिया जाता तो वो दोनों ही सो देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट इन द एक्सपेरिमेंट, नॉट you can say the proof for the pre-formation. So रॉक्स के एक्सपेरिमेंट में टेक्निकल फॉल्ट था जिस वजह से
वो डेवलप हुआ। अदरवाइज ड्रीश ने जो ये कहा कि 2 सेल स्टेज के ऊपर, ये आप समझ लें कि दिस इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग बिल्कुल इसी तरीके से होती है। आप एक सेल को 2 सेल स्टेज पे ऊपर अलग अलग करते हैं, ये एक तरीका है क्लोनिंग का। और 2 सेल स्टेज के ऊपर आप उसके बाद जो नेक्स्ट है सेल उनको 2 सेल स्टेज पे जब जाते हैं तो फिर अलग अलग कर दो, तो 4 बन गए। फिर 2 सेल स्टेज के ऊपर अलहदा कर दिए तो फिर 8 बन गए। एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ कॉपीज ऑफ दैट, और ईच एंड एवरी सेल विल डेवलप इनटू ए डिफरेंट, यू कैन से अ कंप्लीट इंडिविजुअल। सो इसको हम क्लोनिंग कहते हैं। वो आजकल इस पे हो रही है इस तरह से क्लोनिंग। So you can say that epigenesis is correct than the you can say preformation. So ये Wilhelm Roux और हैंस ड्रीश के एक्सपेरिमेंट हैं जो कई दफ़ा आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको आने भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हम इसको बिट बाय बिट पढ़ते जाएंगे ताकि आप इसको समझते जाएं, और कल या आज ही एक नए मौजू के साथ में ये नेक्स्ट लेक्चर है आपके लिए वो सेंड करूँगा। खुश रहें।